अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम निम्रा अहमद के नॉवल माला की एपिसोड 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आप हमारे नॉवेल्स के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। उस सुबह वो उठी तो ताज़ा दम महसूस कर रही थी। मोबाइल चेक किया और ज़ियाद की चैट देखी तो मुस्कुरा दी। उसने लिखा था कि वो शाम में उसे कॉल करेगा। ज़ियाद को उससे क्या काम हो सकता है। वो यही सोचते हुए सिंगार में इसके सामने आई और आईने में अपना अक्स देखा। फिर दाएं बाएं चेहरा घुमाया, कोई पिंपल नहीं था। गुड। बाल जूड़े में लपेटती वो लाउंज में आई तो माँ तख्त पे बैठी भिंडियां काट रही थी। एक टांग मोड़े, दूसरी सीधी लंबी किए, दरमियान में परात रखे। सफेद चिकन का दुपट्टा हमेशा की तरह सर पर लेके कानों के पीछे अड़स रखा था। चेहरा उठा के उसे आते देखा तो फौरन फिक्रमंदी से बोली, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी? वो आज बेहतर महसूस कर रही थी। एकदम घुट सी गई। माँ फिर से भूलने लगी थी। माँ, अभी सुबह के 10 बजे हैं और रमजान आने में भी अच्छे दिन हैं। और वो उनके साथ तख्त पे लेट गई। गाँव तकिया पे सर रख लिया और पहलू के बल करवट ले ली। फिर 2 उंगलियों से वो माँ की कलाइयों में मौजूद सोने की चूड़ियों को छेड़ने लगी। माँ ने इस बात को जैसे सुना ही नहीं। सर झुकाए भिंडी का सर कलम करते हुए बोली, माही से कहो उठ जाए, कब तक सोती रहेगी? माही कहाँ होती है माँ? तहम्मुल से याद दिलाया। वो बार बार माँ को भूल जाने वाली अशिया याद दिलाती थी ताकि उनका जहन खुद से काम करने का आदी रहे। हैं? माँ ने चेहरा उठा के उसे देखा, थोड़ा सा सोचा। याद करें, माही कहाँ होती है? उंगली चूड़ियों के ऊपर से गुजारी, सोना सोने से टकराया। छन की आवाज आई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। माँ ने सबक की तरह दोहराया। ब्रिटिश कोलंबिया के किस शहर में? 3 चूड़ियां एक तरफ की और 3 एक तरफ। दरमियान में गैप आ गया। चिली वीक में। माँ का सबक मुकम्मल हुआ। माला उंगली से चूड़ियों को बारी बारी साथ साथ करने लगी। माँ ने एकदम से बाजू उठा के अपने मोबाइल उठाया तो सारी चूड़ियां फिसल गई। मोहित ने खाना खाया? उन्हें याद आया। साथ ही मोहित को कॉल मिलाने लगी। आजकल वो हर घंटे बाद मोहित को कॉल करती थी। माँ, मोहित बच्चा नहीं है, खा लेगा जब भूख लगेगी, रिलैक्स। उनके चेहरे पे नरमी से हाथ फेरा। पता नहीं ये माँ का क्या मामला होता है बच्चों के खाने को लेकर। शायद वो तब तक इस बात को नहीं समझ सकेगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। शायद तब तक कोई भी ये नहीं समझ सकता। मोहित ने कॉल नहीं उठाई तो माँ ने फोन रख दिया। तभी वो दोबारा बजने लगा। गैर शनासा नंबर था। माँ ने कॉल उठाई तो नगीना आंटी थी। माँ स्पीकर ऑन करके सुनती थी। फोन साथ रख दिया और सब्जी काटते हुए बात करने लगी। कैसी है नगीना भाभी? वो इसी तरह उनके साथ लेटी रही, चौकन्ना सी। कहीं माँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे और खानदान में मशहूर हो जाए कि हुरे जहां को कोई जहनी मसला है। हुरे भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी कशमाला बहुत पसंद आई। इसका कारवाए रवा उसका रुआ रुआ कान बन गया। सांस नहीं ठहर गया। मेरे बेटे ने तो बस अपनी मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया था। शादी की बात पे गुमसुम हो जाता था। मगर कल जब मैंने उससे कशमाला का जिक्र किया तो पहली दफा उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। वो जेरे लब मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़ियाद सुल्तान साहब को ये काम था मुझसे। मेरे बस में हो तो मैं अभी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊं, लेकिन ज़ियाद बार बार कहता है कि मेरी और कशमाला की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। कशमाला राजी ही नहीं होगी। खैर, होगा तो वही जो नसीब में लिखा है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफा उसने इतने अरसे बाद इस पहलू पे सोचना शुरू किया है। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतने पे ही खुश थी। कशमाला की मुस्कुराहट मदम हुई। वो अब बगौर माँ के तासुरात देख रही थी। वो हूँ हूँ करके सुन रही थी। उसे एहसास हुआ माँ के जहन में बात रजिस्टर नहीं हो रही। दरमियान में मोहित की कॉल आने लगी तो माँ ने कॉल काट के उसकी कॉल उठा ली। ये भी एक निशानी थी। एकदम से गुफ्तगू खत्म कर देना ये नॉर्मल नहीं था। उनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत थी कि उनका जहन क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा। इस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे की मैट्रेस पर बैठा था।
दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड खराब लगता था। अजीब बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फौरन से स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था, आंखों में चमक थी। खाने की ट्रे उसके सामने रखी और वहीं मैट्रेस पे बैठ गया। पता है, वो जो मालाबाजी की दुबई से आंटी आई है ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को मालाबाजी पसंद आई है। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाजमीन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता। वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। सिवाय काम का हुक्म सुनने के वो हर शय सुनते और जज्ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया, कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? जैद। सलीम ने दांत निकाले। इस तक खबर पहुंचते पहुंचते जियाद का नाम जैद बन गया था। अच्छा, वो जियाद, टॉल एंड डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के जाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठाया। सलीम ने ललचाती नजरों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होकर सरगोशी की। कोई फिल्म देखे? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने, जाओ अपना काम करो। वो डपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ, फिर आंखों में बरहमी लिए दौड़ गया। हूं करके उठा और वहां से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी। खूबसूरत सी शाम हरसू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेला के जामनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लट बार बार गाल तक आती, जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के व्हाइट हेयर की चैट पे टाइप करने लगा। एक आदमी है, जियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशमाला मुबीन में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। इसके बारे में पता कराओ कि ये कौन है, कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने सपाट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी जिंदगी से नफरत के साथ दूर चला जाएगा, तो क्या जरूरत थी अपना मूड खराब करने की। जियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो इसकी जिंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफर तय करते हुए अपने जोज का तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफा फाड़ के झुंझुलाहट के साथ मरोड़ दिया। जियाद का नाम जब से सुना था, सारा मूड खराब हो गया था। जियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं। तुम इंतजार कर रही हो? जाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे जियाद जैसा आदमी तुम्हारे टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा? वो हंस दी। मसलन कैसा? मैं जियाद को ज्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है उससे मुझे वो काफी संजीदा सा लगता है। जियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज के किताबें फैलाए वो लैपटॉप के कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। कॉफी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था। आंखों पे रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था। बाल जेल लगा के सेट कर रखे थे। स्याह पैंट में नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ दिखाई देता था, हर वक्त काम में मगन रहने वाला। दफातन जियाद की उंगलियां तुम्हें। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा। वो राइटर है और गहरी फलसफियाना बातें पढ़ता रहता है। जियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पे रख दी, फिर पीछे को टेक लगा ली। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं है,
بلکہ دھیمے مزاج کا سوچ سمجھ کے بولنے والا لگتا ہے۔ کشمالہ کے نام کی چیٹ کھول کے وہ چند لمحے سوچتا رہا، بار بار کال بٹن کی طرف انگلی بڑھاتا، پھر رک جاتا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا، جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم منور سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان۔ اس نے ایک میسج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا، بس ایک فقرہ، لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر۔ وہ عمر میں تم سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا، مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے۔ فون رکھ کے زیاد نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہن لی اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اچھی جاب کرتا ہے، ساتھ لکھتا بھی ہے، یعنی جاب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے۔ زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر بجھے ہوئے موبائل پہ ڈال لیتا، جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار تھا۔ اپنی پوسٹ اور سٹیٹس اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ مالا ہنس دی۔ ہاں، مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں۔ وہ انگلی پہ لٹ مڑوڑتے ہوئے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی ہوئی سی کہہ رہی تھی۔ کیا ماہی مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ایمبیشیس ہو، تم ایک جگہ رک کے نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالہ کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف پہ پڑی۔ اس کے آبرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، سکیچ بک گھٹنے پہ رکھے اس پر تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے مرد پسند ہے جن کے اندر گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بندہ سا کام نہ کرتے نہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پینسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا، پھر رک گیا، مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زچ انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مڑوڑ کے میز پہ اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے، چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو، لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، جو فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کی مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی، پھر فون کان سے لگایا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک اسمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہو، اور اس اسمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں، زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا اسمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے،
सफूरा का कजन है, फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। क्या कहना चाह रही हो? ये कि मर्द बहुत सादा होते हैं। इतना तरद्दुद किसी औरत के लिए वो तभी करते हैं जब या तो उन्हें माली मुनाफा नजर आए या उनका किसी पे दिल आ जाए। कैफ बेचारे को लंबी चौड़ी तनख्वाह तो मिल नहीं रही तुमसे, फिर वो क्यों तुम्हारा गार्ड बना हुआ है? माही और माही की सारी दुनिया पे शक करने की आदत, उफ, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। वैसे भी मेरा ख्याल है उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। उसकी जिंदगी में कोई लड़की पहले से है, उसी से फोन पे लगा रहता है। ओह, यानी तुम उसकी कॉल्स पे नजर रखती हो। सलीम की कॉल्स पे तुमने कभी नजर रखी? वो भी तो मुलाजिम है। माही यार, क्या मसला है? मैं जियाद की बात कर रही हूँ और तुम कैफ को दरमियान में ले आई हो। क्योंकि तुम जियाद की बात अब कर रही हो। हमारी हर वीडियो कॉल में तुम आधा वक्त मुझे ये बताती हो कि कैफ कितना स्मार्ट है और तुम्हें उसके नए बिजनेस के फेल हो जाने की कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। उसने हफ्की से फोन बंद कर दिया। फिर देखा जियाद का मैसेज आया हुआ था। उसने कॉल करने का पूछ रहा था। हाउ डिसेंट, उसने श्योर लिख के मैसेज भेजा तो फौरन से जियाद की कॉल आ गई। कैसी हैं आप कशमाला? अपना नाम उसकी जुबान से बहुत मुनफरिद लगा और अच्छा भी। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हल्के से हंस दी। आप बताएं, कोई काम था आपको? जी, एक काम था, सोचा आपसे मशवरा ले लूं। जरा ठहर के बोला, पहले भी आपके मशवरे की वजह से मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ। चलें, मुझे खुशी है कि मेरा मशवरा आपके काम आया। वो वाकई उसके लिए खुश हुई थी। दरअसल हम आजकल यहाँ मेरे दादा के घर रह रहे हैं। वो बहुत धीमा बोलता था, ठहर ठहर के। मेरे अब्बू भी आए हुए हैं और सब रिश्तेदार अम्मी अब्बू से मिलने आते रहते हैं। घर में काफी रश होता है। यहाँ मैं सुकून से काम नहीं कर सकता। अब जितने दिन छुट्टी पे आया हूँ इतने दिन काम भी तो करना है। आप किसी कॉफी शॉप से भी काम कर सकते हैं। जी, लेकिन कॉफी शॉप्स में आप एक हद तक बैठ सकते हैं, वहाँ शोर भी होता है। मैं सोच रहा था लाहौर में कोई अच्छी वर्किंग स्पेस तो होगी। जी, लाहौर में बहुत सी जगह खुल गई हैं, बल्कि मेरे एक क्लास फेलो ने गुलबर्ग में भी अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई है। उसमें जिम भी है और रेस्टोरेंट भी। ग्रेट, आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? श्योर, मैं भी आसिम से बात करती हूँ। आसिम? वही मेरा क्लास फेलो जिसने अपनी वर्किंग प्लेस बना रखी है। ओह ओके, मगर ऐसे मामलात में किसी का रेफरेंस होना बेहतर होता है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप साथ आ सकती हैं, उसने आंख से लहजे में कहा। लेकिन कशमाला ने फोन कान से हटा के देखा। क्या ये मुझसे मिलने का बहाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। जाहिर है ये उससे मिलने का बहाना था। वो मुस्कुरा के आसिम को कॉल मिलाने लगी। आसिम जहीर और उसका क्लास फेलो था। एक जमाने में वो शदीद कमजोर और पढ़ाकू टाइप का लड़का होता था जो बहुत शाय था, और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। उसने 3-3.5 साल पहले एक को वर्किंग स्पेस की बुनियाद रखी जो आज कामयाबी से चल रही थी। उसके बिजनेस ग्रेजुएट क्लास फेलोज या कामयाब थे या नाकाम, एक वही थी जो कामयाब होके नाकाम हुई। ये ऐसे दिनों में से एक दिन था जब एक लम्हे के लिए दिल का मौसम खुशगवार हो जाता और दूसरे ही लम्हे सारे मसाइल याद आने पे तबीयत मुकद्दर हो जाती। बाहर का मौसम भी कुछ इसी तरह का था। एकदम गर्मी हो जाती और एकदम स्याह बादल छा के सारे में छाया कर देते। कैफ सारी रात जागने के बाद फजर के बाद थोड़ी देर सोने अपने कमरे में गया था। घंटा भर सोया और फिर वापस बाहर आ गया। अपनी कॉफी बनाई कि कड़क चाय उससे कोशिश के बावजूद नहीं बनती थी और लैपटॉप लिए गार्ड की चेयर की तरफ आ गया। आसमान गहरा नीला था जब कैफ ने लैपटॉप खोला। फिर वो कॉफी के घूंट भरते हुए काम किए गया और साथ साथ आसमान की नीलाहट कम होती गई, यहाँ तक कि सुनहरी अफशा ने सारे में उजाला बिखेर दिया। कोई घंटे भर बाद उसने जरा सा सुस्ताने के लिए लैपटॉप बंद किया और उठ खड़ा हुआ। तस्बीह हाथ में पकड़े वो यूं ही घर की चारदीवारी का चक्कर लगाने लगा। उकाब जैसी आंखें इतराफ के घरों का जायजा ले रही थी। गेट के करीब उसने गर्दन ऊंची करके बाहर झांका। सब खामोश और नॉर्मल था। तभी उसकी निगाह गेट से बाहर गई। ड्राइववे पे खून गिरा था। कैफ अपनी जगह साकित हो गया। फिर तेजी से गेट खोला मगर बाहर नहीं निकला। कदम वहीं जंजीर हो गए। गेट के साथ भी खून फैला था। बड़े बड़े सुर्ख कतरे सड़क तक जाते थे। वहां जाके खून खत्म हो जाता था।
جو بھی تھا उसने बड़ी महारत से सड़क से गेट तक खून फेंका था। वो खून फलांगता हुआ बाहर निकला और भागता हुआ सड़क तक आया। फिर एड़ियों पर चारों तरफ घूमा। सड़क सुनसान पड़ी थी, आसपास कोई भी न था। उसने झुंझलाहट के साथ सड़क की तारकोल को पैर से ठुड्डा मारा। ये किसने किया और कब? वो यही था सारी रात। फजर के बाद थोड़ी देर के लिए वो सोया था। क्या ये तब हुआ था? उसने मुड़ के देखा, सारा घर खामोश पड़ा था। सलीम भी सो रहा होगा। किसी को इल्म नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसे खामोशी से ये जगह साफ करनी थी। हाँ, वो कशमाला मोबाइल के लिए काम नहीं करता था, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सुबह 10 बजे के करीब जब कशमाला तैयार होकर बाहर निकली तो वो कार के साथ टेक लगाए हशाश पशाश सा खड़ा था। एक नजर कशमाला को देखा तो निगाह वहीं ठहर सी गई। वो सर झुकाए पर्स में कुछ तलाश करती बाहर निकल रही थी। उसके बाल आधे कैचर में बंधे थे और चंद लटे चेहरे के दाएं बाएं गिर रही थी। उसने आज हल्का फिरोजी लिबास पहन रखा था और पैरों में सफेद लॉक हील्स थी। पर्स की जिप बंद करते हुए उसने चेहरा ऊपर किया तो सब्ज आंखें कैफ की तरफ उठी। उसने कशमाला को काफी दिन बाद हल्के फुल्के मेकअप में देखा था। कहाँ जाना है बीबी? नहीं, आज मैं खुद चली जाऊंगी। वो ड्राइविंग डोर के करीब आई, लेकिन कैफ ने हाथ हैंडल पर रख लिया। कशमाला ने चौंक के देखा। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं साथ जाऊंगा। उसका चेहरा संजीदा था। मैंने कहा ना, आज जरूरत नहीं है, उसने नरमी से कहा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। आपको मुझ पे एतबार है या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। उसके उकब में सूरज था। कशमाला की आंखें धूप से छोटी हो गई। है? उसने सर हिलाया। कैफ 2 कदम आगे आया। धूप का रास्ता रुक गया। सूरज उसके पीछे छुप गया। अब वो सामने था और इर्द गिर्द कोई तपिश ना थी। वो छाऊ में थी। मैं साथ जाऊंगा बीबी, आप पीछे बैठे। उसने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। कशमाला ने चाबी उसके हाथ में थमा दी। वो वाकई उसकी जिंदगी आसान बना देता था। गुलबर्ग जाना है, एक कोवर्किंग स्पेस है वहाँ, कामकाज के नाम से। कैब ड्राइव करता रहा और वो बाहर देखती रही। लाहौर अजीब शहर था। यहाँ पंजाब के बहुत से रंग बिखरते थे। इस्लामाबाद मुख्तलिफ था। वहाँ 3 क्लासेस थी। 2 क्लासेस उम्रा की थी और तीसरी लोअर मिडिल क्लास यानी आम लोगों की। आम लोगों की क्लास हर जगह नजर नहीं आती, अलबत्ता उम्रा की दोनों क्लासेस हर तरफ छाई थी। एक एलीट क्लास शदीद लिबरल थी और दूसरी एलीट क्लास शदीद मजहबी तबके पर मुश्तमिल थी, जिनमें स्कॉलर्स और पढ़े लिखे तबलीगी शामिल थे। ये दोनों अमीर क्लासेस एक साथ बड़ी हुई थी। इस्लामाबाद में एक बहुत छोटा शहर है। वहाँ की एलीट में भी कोई ना कोई किसी ना किसी का स्कूल फेलो निकल आता है। इस्लामाबाद के एलीट स्टूडेंट्स अमूमन हाई स्कूल से इंपोर्टेड ड्रग्स, मैथ, आइस, एक्सॉस्टी और कैनाबिस पे लग जाते हैं। उनके वालिदैन उनकी नादात से अमूमन सिर्फ नजर करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके स्कूल फेलोज के वालिदैन से ताल्लुकात बना के वो फायदा उठा सकें। लाहौर ऐसा नहीं था। यहाँ बहुत सी क्लासेस थी। क्योंकि इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी एलीट 2 हिस्सों में तकसीम थी, एक शदीद मजहबी और दूसरी शदीद लिबरल। लेकिन यहाँ के एलीट में लिबरल ज्यादा थे और उनके स्कूल्स भी वैसे ही थे जैसे इस्लामाबाद के। अलबत्ता लाहौर में एक बहुत बड़ा तबका दूसरे शहरों से आने वाली फैमिलीज का था, जो अपना मयार जिंदगी बेहतर बनाने बड़े शहर आए थे। उनकी अक्सरियत की गुज़श्ता नस्ल ने लाहौर आते ही केबल कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि वो अपने एहसास से कमतरी दूर करके लाहौरियों के रंग में रंगना चाहते थे। तो उन्होंने अपने इक़दार से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। उनकी वो गुज़श्ता नस्ल अब बूढ़ी हो रही थी और नई आने वाली नस्ल उनसे कहीं ज्यादा दीन से दूर थी। इस नई नस्ल की अक्सरियत अपने वालिदैन के गांव, कस्बे या छोटे शहर का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। लाहौर में 2 ही तफरीही थी, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, और नई नस्ल बस इन्हीं में पड़ी थी। एक और तबका स्टूडेंट्स का था, हॉस्टल में मुकीम स्टूडेंट्स का। उनमें से भी अक्सरियत लाहौर से बाहर छोटे शहरों की थी। जब ये शुरू में लाहौर आए थे तो लड़के बाजमात नमाजें पढ़ते थे। उनकी छोटी छोटी दाढ़ियां होती थी और लड़कियों के सर पर हिजाब होते थे। फिर उनमें से कुछ ही थे जो अपनी वैल्यूज पे कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता नमाजें मसरूफियत में खो गई, दाढ़ियां शेव हो गई और हिजाब उतर गए। लाहौर में पढ़ने वाले स्टूडेंट में से करीबन 60% लड़के लड़कियां फाइनल ईयर तक पहुंचने से पहले ही सिगरेट और ड्रग्स पे लग जाते हैं।
और इनके छोटे शहरों में मुकीम माँ बाप इस अमर से नावाकिफ होते हैं। वो हर माह अपने बच्चों को हॉस्टल की खर्चात के लिए पैसे भेजते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स पे खर्च हो जाता है। लाहौर आने वाले तमाम स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते। ड्रग्स पे लगने वाले अक्सर स्टूडेंट्स दरमियान में ही अपना तालीमी सिलसिला तोड़ देते हैं, मगर बहुत से स्टूडेंट्स नशे की लत के बावजूद तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। ऐसे वो तमाम ग्रेजुएट, चाहे वो ड्रग्स करते हों चाहे ना करते हों, चाहे वो मजहबी हों चाहे वो लिबरल हों, पैसा कमाने के वक्त उन सब का एक ही साही हल होता है, किस्मत और वक्त सबसे ज्यादा चलता है और फिर बात मेहनत और काबिलियत की आती है। कुछ ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल जाती है और कुछ कहीं से पैसे जोड़ के कारोबार शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार नौजवानों का है जिनको कोई काम नहीं मिलता। कुछ ने पढ़ाई मुकम्मल की थी और कुछ ने दरमियान में छोड़ दी। वो नौकरी करने की अहलियत नहीं रखते और कारोबार करने के लिए उनके पास अगर सरमाया है तो जगह नहीं। ये नौजवान निकम्मे या सुस्त नहीं होते, इनके पास बस इतने वसाइल नहीं होते कि अपने काम को तरक्की दे। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं और उन्होंने अपना छोटा मोटा काम शुरू भी कर रखा होता है। कोई ऑनलाइन जॉब करता है तो कोई ऑनलाइन बिजनेस। इन सब का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनके पास काम करने के लिए जगह नहीं होती। घर में काम करने से सुस्ती का शिकार रहते हैं, मगर ऑफिस बनाने का सरमाया नहीं होता। ऐसे में वो अपने काम को तरक्की कैसे दें? ऐसे लोगों के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाती है, जहां वो किराए पे ऑफिस फ्लोर, सिंगल ऑफिस या एक सिंगल डेस्क भी ले सकते हैं और वहां सुकून से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चंद वर्ष पहले मुतारिफ हुआ था और जैसे जैसे ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है ये कॉन्सेप्ट तरक्की करता जा रहा है। वो भी इस वक्त ऐसी एक कोवर्किंग स्पेस की तरफ जा रही थी जो इसकी क्लास फेलो आसिम ने बनाई थी। अलबत्ता रास्ता आसान न था, दरमियान में किसी मजहबी जमात का जुलूस था और रोड ब्लॉक थी। थोड़ी देर बाद कार रुक गई और जब चंद लम्हे के लिए आगे नहीं बढ़ी तो कशमाला ने झुंझुला के कैफ को देखा। किसी दूसरे रास्ते से ले जाओ, मुझे वक्त पे वहां पहुंचना है। थोड़ी सी ताहीर इस काबिल नहीं होती कि इंसान अपना मूड खराब कर ले। कशमाला बीबी, 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे लेकिन रास्ता खुल जाएगा, वो बेनियाजी से बोला। उसके अंदाज में हमेशा कुछ होता था, जैसे वो किसी से नहीं डरता, इस बात से भी नहीं कि वो उसकी बेतकल्लुफी का बुरा मान जाएगी, और ना जाने क्यों वो बुरा नहीं मानती थी। कैफ का अंदाज कभी भी गुस्सा दिलाने वाला नहीं होता था। और हाँ, मैंने सीसीटीवी के लिए कहलवा दिया है। हम आज मुबीन मंजिल के तमाम दाखिली दरवाजों पर कैमरे लगवा रहे हैं। हाँ, वो तो लगवाने थे, लेकिन हैरियत, कुछ हुआ है क्या? वो चौंकी। क्या हम कुछ होने का इंतजार करेंगे? मैं आपका गार्ड हूँ कशमाला बीबी, ये मेरी जॉब है, वो सामने देखते हुए कह रहा था। आज उसका अंदाज कदरे मुख्तलिफ था, जैसे वो खुद से बहुत कुछ तय किए बैठा था। वो खामोशी से बाहर देखने लगी। कार अभी तक रश में फंसी हुई थी। धूप भी तेज होने लगी थी। एसी के बावजूद उसे घुटन होने लगी। तुम्हारा बिजनेस प्लान कैसा जा रहा है? बाहर देखते हुए उसने सिरसरी सा पूछा। वो चौंका। चेहरे की संजीदा लकीरें कदरे नरम पड़ी। गहरी सांस अंदर खींच के खारिज की। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। एक नुक्ते पे जहन स्टक हो गया है। जो मैं करना चाहता हूँ वो दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और जो दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा उसको करने के लिए दिल नहीं मानता। कशमाला ने सोचती नजरों से उसके कंधे की पुष्ट को देखा, फिर स्टीयरिंग पर जमे उसके हाथों को। ये नौजवान इतना टैलेंटेड था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके पास वसाइल नहीं थे, ये आज तक नाकाम था। उसे अफसोस हुआ। बताओ कहाँ फंसे हुए हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो दोस्ताना अंदाज में बोली। कैफ चंद लम्हे खामोश रहा। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? वो विंड स्क्रीन के पार सड़क को देखते हुए पूछ रहा था। वो इस सवाल का पस मंजर नहीं समझ पाई, लेकिन उसे जवाब देना था, क्योंकि रंगों की एक अपनी जुबान होती है। हर रंग एक बात करता है। एक बच्चा वाइपर लिए आया और जल्दी जल्दी कार की विंड स्क्रीन पर सर्फ वाला पानी स्प्रे करने लगा, इससे पहले कि वो लोग मना कर दें। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? सुर्ख। जवाब जितनी जल्दी आया। वो चौंका। सीट बेल्ट की वजह से उसने बदक गर्दन पूरी मोड़ के कशमाला को देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, ताजुब था, जैसे उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। सुर? क्यों? कैफ ने लहजे को आम सा बनाया, अलबत्ता उसका दिल जोर से धड़का था।
गर्दन के बाल खड़े हो गए क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। वो बाहर देखते हुए कहने लगी, बच्चा अब दूसरी जानिब से आके विंडस्क्रीन का बकाया हिस्सा साफ कर रहा था। और क्या कहता है सुर्ख रंग? वो सांस रोके सुन रहा था। सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो, ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। रेड राइटिंग खुद का चुगा किसी और रंग का होता तो याद न रहता। रेड शूज वाली लड़की के जूते स्याह होते तो भूल जाते, लेकिन उनकी रंगत की सुर्खी ने उन्हें याद रखवाया। सुर्ख खून का रंग है और आग का भी। ये लिबास या मेकअप में हो तो बताता है कि उसको किसी खास मौके की वजह से पहना गया है। जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है। ट्रैफिक का रास्ता खुल गया। कैफ ने शीशा नीचे करके बच्चे को 100 रुपए का नोट पकड़ाया और कार सुस्त रवि से आगे बढ़ा दी। मगर बहुत से लोग सुर्ख से गैर आरामदा भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है, जस्ट टू मच। उसकी आवाज में तलखी थी, चुभन थी। लोगों के लिए तो हर चीज टू मच होती है। लोगों के सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेसमैन का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा था, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। रिंग डिसेंट रंग डिसेंट नहीं हो रहा, डिसाइड नहीं हो रहा था। उसका लहजा बदल गया। अब वो आम लाउबाली से कैफ का लहजा बन गया। वो दोनों जानते थे कि वो सच नहीं कह रहा, लेकिन कशमाला ऐसी बातें नहीं कुरेदती थी। उसे क्या? वो दोनों एक साथ आसिम के ऑफिस में दाखिल हुए। वो दुबला पतला सा पिस्ता कद नौजवान था, ग्लासेस लगाता था। कशमाला को देख के गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ। कैफ इतराफ का जायजा लेते हुए खिड़की तक आया, बाहर झांका। सड़क चंद फ्लोर्स नीचे थी। फिर बाथरूम तक गया, दरवाजा खोल के अंदर देखा, फिर दरवाजा बंद किया और कशमाला की तरफ मुड़ा। आप बैठे, मैं बाहर हूँ, संजीदगी से कह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कशमाला। आसिम हैरत से हंसा, तुमने बॉडीगार्ड रख लिया है? उफ कैफ। इससे कबल के कशमाला माजरती अंदाज में कुछ कहती, कैफ दरवाजे से वापस आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिर गर्दन नीची करके आसिम को घूरा। जी, रख लिया है। कोई मसला है क्या? आसिम की मुस्कुराहट सिमट गई। नफी में सर हिलाया। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू कशमाला? कैफ उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा कजन आने वाला होगा। तुमने उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस थी। ज़ियाद से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कई बातें याद थी। सर जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो आसिम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नजरें लिफ्ट के बंद दरवाजों पर थी। ज़ियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बहुत बुरा मानती क्योंकि वो वक्त पे पहुंची थी, लेकिन ये ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती। लिफ्ट के दरवाजे हंस की आवाज से खुले। चंद अफराद बाहर निकले। उनमें ज़ियाद सुल्तान भी था। उनसे सुन रखा था कि बाज लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सैर से चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया, फिर सामने देखा तो कशमाला से नजर मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूयत भी। वो मुतवाजन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कद और हैंडसम। उसने हाकी पैंट पे आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए उसके सामने चेहरे पे ताजा शेव की नीलाहट थी। उसकी नजरें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे इस आदमी की कमी थी उसकी जिंदगी में। वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफर करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आके उसे देखते हुए वो ममनूयत से बोला। वो कितना धीमा और शाइस्ता था। वो नो प्रॉब्लम कहते हुए तारुफ करवाने लगी। ये आसिम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाय ज़ियाद। आसिम ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिला लिया। और मैं कैफ जमाल। कशमाला चौंक के मुड़ी। उसे तो वो भूल ही गई थी। वो उनसे थोड़ा फासला रख के उनके पीछे चल रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया।
वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुभती हुई नजरें ज़ियाद सुल्तान के ऊपर जमी थी, गोया अंदर तक उतर रही हूँ। ज़ियाद ने इस रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और शाइस्तगी से पूछने लगा, आप भी यहाँ काम करते हैं? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अजीब सा तनाव उनके दरमियान हायल था। नहीं, मैं कशमाला बीबी के साथ हूँ। अपना हाथ अलहदा करके कैफ पीछे हुआ। चेहरा हनूज संजीदा था। ज़ियाद, ये कैफ है, मेरा ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी। कुछ था जो कशमाला को अच्छा नहीं लगा था। चंद लम्हे पहले तक कशमाला और ज़ियाद दो थे, एक दूसरे का गुमशुदा हिस्सा। इसे दो का तकून बनना अच्छा नहीं लगा था। ड्राइवर के लफ्ज पे ज़ियाद चौंका, फिर उसने सर से पैर तक एक नजर कैफ पे डाली। कशमाला जानती थी इस एक नजर में वो कैफ जमाल का स्कैन कर रहा था। अच्छा लगा आपसे मिलके कैफ। ज़ियाद ने इस रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर को जंबिश दी। कैफ अब भी नहीं मुस्कुराया। उसे घूरते हुए 2 कदम पीछे हो गया। हम ऊपर जाके ऑफिस देखते हैं, कैफ तुम यहीं रुको, कशमाला ने तहक्कुम से कहा। साथ ही आंखों से घूरा भी तो वो वहीं रुक गया। आसिम उन्हें लिए एग्जेक्टिव लिफ्ट की तरफ आ गया, जहां से उन्होंने टॉप फ्लोर पे जाना था। वो आगे चलने लगा और वो दोनों उसके पीछे। आंटी कैसी हैं? ज़ियाद उसके कंधे के साथ साथ चल रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू सारी राहदारी में फैल गई थी। ठीक है बस। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने से दिल अजीब सा हो जाता था। क्या बताए और कितना बताए? अम्मी बता रही थी कि उनकी बात हुई तो आंटी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो नरमी से धीमा धीमा सा बोलता था, इतना कि अगर वो शोर में बोले तो शायद कशमाला को आवाज ही ना आए। वो ठीक हो जाएंगी। उसने ज़ियाद से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो इमारत के टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो वहाँ गहमा गहमी थी। एक तरफ मगरबी तर्ज की कॉफी शॉप के नक्शे पे कैफेटेरिया बना था, दूसरी जानिब जिम की तरफ जाता दरवाजा था। हर तरफ रोस्ट हुए कॉफी बीन्स की खुशबू फैली थी। हमारी कोवर्किंग स्पेस में मुख्तलिफ तरह के लोग अपना अपना काम करते हैं। आसिम उनके आगे चलता हुआ अपनी बिल्डिंग की खसूसियात बता रहा था। आपको सारा दिन कॉफी और चाय फ्री मिलेगी, जितनी चाहे ऑर्डर। एक वर्किंग शिफ्ट में इंसान कितनी पी सकता है? 2 कप, शायद 3। ज़ियाद मुतासिर हुए बगैर बोला। वो जेबों में हाथ डाले इतराफ का जायजा लेते हुए कदम बढ़ा रहा था। आसिम खामोश हो गया, फिर दोबारा हिम्मत की। जिम की एक्सेस फ्री है, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, इसके अलावा मीटिंग रूम्स भी हैं। आपको किसी से मिलना हो तो आप अपनी मर्जी का मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हम कॉन्फ्रेंस रूम्स भी मुहैया करते हैं। हमारी ऐप पे जाके आप चंद घंटे के नोटिस पे कोई भी रूम बुक कर सकते हैं। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तन्हाई में सुकून से बैठ के काम करना है, वो तायराना निगाहों से इतराफ का जायजा लेते हुए कह रहा था। आसिम अब के वाकई खामोश हो गया। फिर वो इन्हें सीढ़ियों के जरिए टॉप से निचले फ्लोर पे ले आया। कॉर्नर में एक ग्लास डोर खोला तो सामने छोटा सा ऑफिस नजर आया। कशमाला ने अंदर कदम रखा तो आंखों में सताइश उभरी। ऑफिस की दीवार ग्रे थी, जिन पे चंद पेंटिंग आवेजा थी। एक तरफ सफेद वर्क टेबल और एग्जेक्टिव चेयर रखी थी, दूसरी जानिब किसी मेहमान को बिठाने के लिए कुर्सी रखी थी। दीवार पे चंद कैबिनेट्स बनी थी और दरवाजे के मुकाबिल दीवार पे मुस्ततील खिड़की बनी थी। आसिम ने खिड़की के ब्लाइंड्स ऊपर किए तो सूरज की रोशनी ने सारे कमरे को मुनव्वर कर दिया। वो एक मगरबी ममालिक के जैसा छोटा और कोजी सा ऑफिस था। ज़ियाद आगे बढ़ा और खिड़की से नीचे झांकने लगा। आपको सिर्फ ऑफिस के माहाना चार्जेस पे करने होंगे। चाय कॉफी के अलावा एसी और इंटरनेट भी फ्री है, जितना चाहे इस्तेमाल करें। आसिम फखर से बताने लगा। औकात की भी पाबंदी नहीं है, बिल्डिंग 24 घंटे खुली होती है, आप जब चाहें आए। बिल्डिंग में दाखिले के लिए आपका एक स्मार्ट कार्ड होगा, उसको स्वाइप करके आप दाखिल होंगे। और हाँ, आपके ऑफिस की चाबी सिर्फ आपके पास होगी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। कशमाला मुस्कुरा दी। आसिम ने कितना अच्छा सिस्टम बना रखा था। वो गुलबर्ग में ऐसी 2 इमारतें यूं ही तो नहीं चला रहा था। उसे वाकई आसिम पर फख्र हुआ। फिर कैसा लगा आपको ये ऑफिस? आसिम ने खंकार के पूछा। ज़ियाद खिड़की से नीचे झांक रहा था। इस साइड का व्यू काफी डिसटेस्टफुल है। देखिए, यहाँ से सड़क भी टूटी हुई है और कचरे के ड्रम नजर आते हैं। हम सड़क के इस हिस्से का कुछ नहीं कर सकते, ये तो इंतजामिया वालों का मसला है।
یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالا کی مسکراہٹ مدھم ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی ہے۔ چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی سپاٹ لائٹس اتنی ہی تھی۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم۔ مجھے جگہ ایسی چاہیے جو مجھے کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے۔ جیسے یہ دیواریں، یہ بہت ڈارک ہیں۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ تھینکس۔ عاصم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں شکریہ ادا کیا۔ میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کے باہر چلا گیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالا کے سامنے والی کرسی پہ کھینچ کے بیٹھ گیا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر اب بھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے۔ اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ خوش تھا جو دروازے کی درز سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ ایک بددلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ میں وائٹس پہ چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اسے دردناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا اور شاید میں اسے جاب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالا نے گہری سانس لی۔ آپ کے وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میری ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا اس نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے اچکائے۔ کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں۔ انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6000 درہم یعنی 3 لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔
आप बुरा मान गई, मेरा मतलब ये नहीं था। ज़ियाद के चेहरे पे माजरती तासुर उभरा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, कभी कभी किसी की नसीहत सुन लेनी चाहिए कशमाला, ये इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती है। ज़ियाद सुल्तान के गहरे मुशाहिदे की वो सलाहियत जो उसे इस दिन मुतासिर कर गई थी, आज शदीद बुरी लगी थी। मैं चलती हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है। क्या आपको मजीद यहाँ कुछ देखना है? वो घड़ी देखती उठ खड़ी हुई। उसकी सब्ज आंखें अब बेतासुर थी और पेशानी पे शिकने थी। ज़ियाद भी खड़ा हो गया। नहीं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिल सकेंगे। फिर वो रुका नहीं, इस कॉफी के लिए भी नहीं जो आसिम भिजवाना भूल गया था गालबन। सर के हम से उसे खुदाफिज कहा और लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकल गया। कशमाला ने उसे लिफ्ट के दरवाजों के पीछे गुम होते देखा तो वापस बैठ गई। कोनिया मेज पे बिछा दी और चेहरा एक बाजू पे रख दिया। मेज पे गर्द की हल्की सी तह थी। उसने उस पे उंगली से लकीर खींची। दस्तक पे नजरें उठाई। कैफ चौखट में खड़ा था। वो टॉल और डार्क कहाँ गया? चला गया। वो मेज की सतह पे लकीरें खींच रही थी। आप अपसेट हैं? गौर से कशमाला का चेहरा देखा। कुछ सोच रही हूँ। वो उंगली से गर्द पर चंद हरूफ लिख रही थी। MAML MA। क्या? वो खिड़की से टेक लगा के खड़ा हो गया। जॉगर्स की कैंची बना ली। वो सीधा खड़ा नहीं होता था, हमेशा ऐसे खड़ा होता था, सीने पे बाजू लपेटे, एक जूता दूसरे के आगे रखे। कैफ, इस जगह में तुम्हें क्या क्या हामियां नजर आती हैं? बहुत सी गिनवाऊं? कशमाला ने थक के उसे देखा। वो आसिम की कामयाबी पे खुश थी और यहाँ सबको हामियां नजर आई थी। कोवर्किंग स्पेस में डेस्क के दरमियान फासला ज्यादा होना चाहिए ताकि हर वर्कर को अपनी प्राइवेसी मिले, क्योंकि ये स्पेस हमेशा तब फ्लॉप होती है जब वर्कर्स खामोशी से काम नहीं कर सकते। लोग यहाँ जिस सुकून की तलाश में आते हैं उनको वो मिलना चाहिए, वरना वो घर में ही काम ना कर लें। वो वाकई उंगलियों पे गिनवा रहा था। दूसरा, तमाम हॉल्स में आर्किटेक्चर की थोड़ी सी गलती है। बहुत सी जगह डेकोर में ज़ाया की गई है, बिलखसूस कोने। वहाँ बहुत कोजी से कॉर्नर्स बनाए जा सकते थे। कशमाला ने एक नज़र खिड़की को देखा, फिर लाइटिंग को, फिर ग्रे दीवारों को। कैफ ने उनमें से किसी का जिक्र नहीं किया था। और इस पूरी बिल्डिंग में एक चीज़ की कमी है। वो मुस्कुराया। पौधों की, है ना? वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। सारी बददिली और कुल्फत दूर होने लगी। जैसा कि मैं आप कहती हैं कशमाला बीबी, रंगों की अपनी जुबान होती है। सब रंग तो पूरी लुगत है। ये क्रिएटिविटी का रंग है। ये जहन को फ्रेश करके उसमें नए आइडियाज डालता है। आसिम को सिर्फ एक मशवरा दे के बिल्डिंग में पौधे और सब्ज रंग का इजाफा कर दे। और ये ऑफिस, इसकी सुई वहीं अटकी थी। ये कैसा है? जन्नत है। लाहौर में कॉर्नर ऑफिस, वो भी इस कीमत पे कहाँ मिलता है। मेरे पास पैसे होते तो फौरन इस जगह को ले लेता। तुम्हें कम रोशनी या बाहर के मंजर से मसला ना होता? वो हंस दिया। गाल का गड्ढा वाज़िया हुआ। मैंने लैपटॉप पे सर झुका के काम करना है। सुई में धागा नहीं डालना। ऊपर से चाय कॉफी फ्री है। एक इंसान दिन में 2-3 कप ही पी सकता है। क्या फायदा? यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें खुद को रोज बिस्तर से निकाल के काम पे आने के लिए मजबूर करना पड़ता है। वो अपने लिए काम करते हैं। उनके सर पे कोई डंडा नहीं होता। ऐसे में कोवर्किंग स्पेस में फ्री कॉफी इसलिए दी जाती है ताकि आपके पास काम पे आने का बहाना हो, लग्जरी को एंजॉय करने का दिल चाहे, वरना कोई कॉफी या चाय का भूखा नहीं होता। और आप इतनी मनफी बातें क्यों कर रही हैं? 2-4 आर्किटेक्चर्स की गलतियां तो हर बिल्डिंग में होती हैं, मगर आसिम इस जगह को अच्छा मैनेज कर रहा है। कुछ नहीं, घर चलो, माँ अकेली होंगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वो आसिम से नहीं मिलना चाहती थी। अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जाते जाते रुक के कैफ को देखा, फिर नजरें उसके हाथों में पकड़े फोन तक गई। उसके जूते यकीनन रेप्लिका थे, लेकिन फोन असली था। उसने पहले नोट नहीं किया था। तुम तो कह रहे थे कि तुम पे 1 साल से कर्जे हैं, फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ ना घबराया ना परेशान हुआ, हल्के से शाने उचका दिए। मैंने कब कहा मैंने खरीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं। सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दें, वो भी लेट। कशमाला ने उसे घूर के देखा और आगे बढ़ गई। उसकी हील की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंज गई। कैफ ने सीने पे मुकीद सांस खारिज की,
कोफत से फोन को देखा और नफी में सर हिलाया। वो कितना कुछ छुपाएगा इस लड़की से। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला के। माही ने उसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था कि तुम इतने दिन बाद ज़ियाद से मिली और तुमने कैफ की वजह से उससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से उससे बहस नहीं की, वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस उसके लिए मुनासिब ना हो। माला, वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो उस ऑफिस को नहीं ले सकता था ना। वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका कसूर है, लेकिन उसको कैफ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ, यार कौन है ये कैफ? मैंने उसको देखना है। तुम्हारी हर बात में इस कैफ का जिक्र होता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने जहीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुंह से जहीर का जिक्र 5 दफा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौकों के। मगर कैफ स्पेशल है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हंस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। उसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह न करते हुए वहां एक बेंच पे बैठा और कॉल मिला के फोन कान से लगाया। उसके चेहरे पे बेचैनी थी। ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, मालिक तलही से बोला। फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउसवाइफ है और कुरान पढ़ती और पढ़ाती है। नेक शरीफ माँ बाप है और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो निडर सा है। तुम्हें उससे क्या मसला है? उसको मुझसे मसला है। वो मुझे पसंद नहीं करता, यूं ही लगता है मुझे। कैफ नापसंदीदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो इस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज में इस्तेज़ा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई कैरियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम उसकी जितनी हिफाजत करोगे, जिस दिन उसको मालूम हुआ कि तुम उसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसे ही होना है, इसलिए उसको यहीं खत्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो इसके अंदर की सारी उम्मीदें चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, उसे एक दफा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई कैरियर या समाजी हैसियत नहीं है। उसने खुद से दोहराया, किसी सबक की तरह। उसे बार बार खुद को ये याद करवाना था क्योंकि वो उसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। उसने जूते लाउंज में ही उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ आई। माँ ने उसके आने की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका और कशमाला उनके सर पे पहुंच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोहन हलवे का डब्बा था। वो चुपके चुपके इससे सोहन हलवा निकाल के खा रही थी। डब्बा बंद किया तो वो चौंक गई। वो पहलू में हाथ रखे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई? उन्होंने डब्बा बंद किया और अलमारी में रखने लगी, लेकिन कशमाला ने वो उनके हाथ से ले लिया। आपको मेरा एहसास है माँ? वो दबा दबा सा चिल्लाई। मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि आपकी फास्टिंग शुगर 140 से नीचे क्यों नहीं जा रही और आप मेरी सारी मेहनत जाया कर रही हैं इस एक स्ट्रूबिट हलवे के पीछे। आवाज बुलंद होने लगी। माँ ने चोरी पकड़े जाने पे सर झुका लिया, हथेली बेड पे रखी और सहारे से बेड पे बैठी। माँ, आपको थोड़ी सी भी मेरी परवाह नहीं है। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। आंसू उसकी आंखों से ज़ारों की तार गिर रहे थे। वो वहीं जमीन पे बैठ गई, अलमारी से टेक लगाए और जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं एकदम से इतने आंसू कहाँ से आ गए थे। बस बच्चे करे माँ का ख्याल, और माँ, उससे नहीं करना होता बच्चों का ख्याल। माँ ने चेहरा उठाया। उनकी बूढ़ी आंखों में बेचारगी थी। अच्छा, मैं अब कोशिश करूंगी कि मीठा ना खाऊं। एक डरा सहमा सा अंदाज, परेशानी। कशमाला ने भीखी आंखों से उन्हें देखा और तब उसे एहसास हुआ कि माँ जानबूझ के मीठा नहीं खाती। वो जानती थी कि वो उनके लिए अच्छा नहीं। वो कोशिश भी करती थी खुद को रोकने की, मगर वो कर नहीं पाती थी। ये उनके बस में नहीं था। ये ज़्यादतीज़ का मर्ज़ ही ऐसा था।
वो भी इतनी ही मजबूर थी जितनी के माला। वो वहां से उठी और आंसू साफ किए, फिर डिब्बा वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद की। माँ नजरें झुकाए बैठी थी। कशमाला उनके साथ बेड पे बैठी और नरमी से उनके फरबहा कंधे पर हाथ रख के कहने लगी, माँ बस कुछ दिन आपने कंट्रोल करना है। अगर आपके घुटने की सर्जरी की नौबत आई तो मसला होगा। और हाँ, आज से आप मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। आपको माहौल चेंज करने की जरूरत है। नरमी से उनका कंधा दबाया। माँ ने सर हिला दिया, कोई मजाहमत नहीं की। हाँ, वैसे भी तुम्हारा मुआ ड्राइवर बाज नहीं आया। सारी रात लड़कियों से बातें करता है। उसे आंसू के दरमियान में हंसी आ गई। अच्छा बातें क्या करता है ये तो बताएं। मुझे नहीं समझ आती, कोई दूसरी जुबान बोलता है। कशमाला हंस दी। वो आपकी वजह से अंग्रेजी बोलने लग गया होगा। वो कैफ को फोन कॉल्स करने से नहीं रोक सकती थी। अच्छा नहीं लगता था। रात में वक्त भी और माँ की सारी चीजें लिए माला के कमरे में आ गई। माँ को आजकल चलने में कुछ ज्यादा ही दुश्वारी पेश आ रही थी, जिससे वो बहुत तकलीफ से चल रही हूँ। माला के कमरे में आई तो हाँफती हुई बेड पे बैठ गई, फिर गर्दन घुमा के इतराफ में देखा। उसके कमरे की एक दीवार जैतून रंग की थी और बाकी तीनों दीवारें ऐश वाइट थी। माला, हम होटल में हैं। नहीं माँ, हम अपने घर हैं। माँ के साथ कभी पेशावर जाते किसी शादी पे तो होटल में रहा करते थे कि माँ को रिश्तेदारों के घर रहना पसंद नहीं था। माला के कमरे की सेटिंग भी इस होटल के कमरे जैसी थी। सफेद 4 दीवारें, चादरें और बेड कवर। माँ फिर से मिक्सअप कर रही थी। यहाँ ब्रेकफास्ट फ्री है। माँ, हम होटल में नहीं, मेरे कमरे में हैं। फिर से याद करवाया। अच्छा मैं जरा नमाज पढ़ लूं। वो खड़ी हो गई। वो जानती थी कि माँ नमाज पढ़ चुकी हैं। वक्त भी गवाह थी, लेकिन माँ को भूल गया था। उनकी जिद वैसे भी सारे 4 सदा में मशहूर थी। माला उनको बाथरूम ले गई कि पता नहीं क्यों उसे खौफ था कि माँ फिसल ना जाए। फिर से उनको वुजू करवाया और उन्होंने फिर से नमाज पढ़ी। फिर वो सोने लेटी तो वो बेड पे दूसरी तरफ आ बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। माँ उसकी तरफ करवट लिए आंखें मूंदे हुए थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके वो दाने गिरा रही थी। काम करते करते माला ने उन पर नजर डाली। उसने आज माँ को कितनी सुना दी। ये हम दूसरों का गुस्सा अपनी माँ पे क्यों निकालते हैं, दोस्तों पे क्यों नहीं निकालते, बॉस पे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि माँ पे हमारा बस चलता है और माँ भी चुप करके क्यों सुन लेती हैं। माँ से लड़ने के बाद का गिल्ट, इस गिल्ट का क्या करे इंसान। उसका दिल बुरा होने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उनका चेहरा देखने लगी। कहते हैं माँ बाप का चेहरा देखते रहने से भी सवाब मिलता है। क्या वो सवाब इन सारी तल्ख बातों को मिटा देता है जो हम अपनी माँ से कह देते हैं? वो बीखी आंखों से उन्हें देखेगी। उनका चेहरा कितना कमजोर हो गया था। चंद ही दिन में वो मुरझा सी गई थी और चेहरे की बाईं तरफ की जिल्द लटक गई थी। जैसे मलाला यूसुफजई का चेहरा फेशियल नर्व के डैमेज होने से एक तरफ से मुख्तलिफ है, ऐसे ही माँ का चेहरा बाएं एंगल से मुख्तलिफ था। ये उसने आज नोट किया था। माँ को क्या होता जा रहा है? वो सोचती हुई नजरों से उन्हें देखेगी। तभी माँ नींद से जागी। चौंक के उसे देखा। आज मैंने रात को चाय नहीं पी। घर वालों ने भी हमें चाय भी नहीं पूछी। कौन से घर वाले माँ? जिनके घर हम आए हुए हैं। वो दिल खोल के हंस दी। माँ, हम अपने घर में हैं। ओ अच्छा। बेइख्तियार माथे को छुआ, जैसे अपने भूल जाने पे शर्मिंदगी हुई हो। हम इस्लामाबाद नहीं आए हुए, हमारे मामू के घर। नहीं माँ, हम मेरे कमरे में हैं। माही से कहो सो जाए। माँ ने उसकी तरफ से करवट मोड़ ली। माही कहाँ होती है माँ? उसने दोहराया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। वो आंखें मूंदे बड़बड़ा रही थी। माला ने दोबारा लैपटॉप खोला ही था कि माँ की धीमी सी आवाज आई। वो बच्चा फिर कहाँ गया? माला ने तेजी से लैपटॉप बंद किया। उसका सांस रुक गया था। माँ, सो जाएं। उसने उनका कंधा थपथपाया। एक लम्हे को जैसे उसका गला बंद होने लगा था। फिर उसने गहरे गहरे सांस लिए। माँ और माही उस बच्चे को भूलती क्यों नहीं थी।